हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आरआरबी पैरामेडिकल का ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है, जो कि 1378 पदों की वैकेंसी पर है। टोटल 20 पदों पर ये भर्ती है। दोस्तों, आयु की बात करें तो आयु मिनिमम 18 से लेके मैक्सिमम 36 और 43 है। वो पोस्ट के हिसाब से इसकी एज है। देखिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो में पूरी भर्ती प्रक्रिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। और 12th प्लस बायोकेमिस्ट्री के लिए भी एक पोस्ट है जो फील्ड वर्कर की है, उसके बारे में भी अपन देखते हैं। ठीक है ना, बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये नोटिस है सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिस CN नंबर 04/2024। इसमें अगर आप देखें तो आपका जो फॉर्म स्टार्टिंग हो जाएगा वो 17 अगस्त से हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 16 सितंबर है। ठीक है ना, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसका विंडो जो ओपन होगा वो होगा 17 सितंबर से 26 सितंबर तक। अगर आप 26 सितंबर से पहले अगर आप करेक्शन नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। देखो, पोस्ट की बात करें तो देखो टोटल पोस्टों की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे डाइटेशियन की पोस्ट है जो लेवल 7 की। टोटल वैकेंसी है 5। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसके अंदर ये टोटल वैकेंसी की बात कर ली थी। अब एक बार आप शॉर्ट नोटिस देख लीजिएगा, तो उसमें पूरा वैकेंसी के बारे में बताया हूँ। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा पोस्ट की, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर है, 713 है। उसके बाद में बात करें हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 में है, जो कि टोटल 126 पोस्ट है। और एक और पोस्ट है फार्मासिस्ट की है, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की है, जिसमें 246 टोटल पोस्ट है। फील्ड वर्कर की बात करते हैं दोस्तों, तो फील्ड वर्क की लेवल 2 की पोस्ट है। और मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रहेगा। इसमें एज की बात करें तो 18 से 33 रहेगी। और 19 टोटल पोस्ट है, जो कि ऑल ओवर जोन के अंदर है ये है। अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट है अपनी 1376 पोस्ट है टोटल पोस्ट। देखिए दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। ये टोटल एज है, एज ग्रुप है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी लोअर एज और अपर एज दी गई है। 1 में आपका 18 से 33, मिनिमम 18 से 33, यानी कि इसकी जो एज काउंट की जाएगी लोअर एज में वो 1/1/2007 से काउंट की जाएगी। और अपर एज में सभी के लिए, देखो यहाँ पे लोअर एज में तो सबके लिए एक ही है, सभी कैटेगरी के लिए एक ही है। लेकिन अपर एज में सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे UR और EWS के लिए है 1992 है, OBC NCL के लिए 1989 है, और ST SC के लिए 1987 है। ऐसे ही टोटल इसमें एज ग्रुप दे रखा है, उस एज ग्रुप के अनुसार लोअर एज लिमिट और अपर एज लिमिट इसमें दी हुई है। देखिए दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात कर लेते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड 3 प्रकार का मेडिकल स्टैंडर्ड है, B1, C1 और C2। तीनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, फिजिकली फिट होना है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर विजन स्टैंडर्ड की बात करें तो आपके डिस्टेंस विजन जो है 6/9 और 6/12 है। नियर विजन की बात करें तो 0.6 है। ठीक है ना। कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मीजोपिक विजन के अंदर भी आपको पास पास होना है। ठीक है। उसके बाद में अगर C1 की बात कर ले, मेडिकल C1 की बात करें तो डिस्टेंस विजन की बात करें तो 6/12 और 6/18 है। नियर विजन की बात करें तो 0.6 और 0.6 है। और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड C2 की बात करें तो डिस्टेंस विजन जो है तो 6/12 और नील विदाउट और विथ ग्लास होने चाहिए। और नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट करके दे रखा है, जिसमें है कि कैंडिडेट जो अपना फॉर्म फिलअप करेगा उस टाइम पे आपको 10th की जो मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अदरवाइज आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच पाने पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास जो है वो अनेक्जर ए में जो पोस्ट के हिसाब से आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखा है अनेक्जर ए में, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। किससे पहले? 16 सितंबर 2024 से पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद में कंप्लीट होती है तो आपको मान्य नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एग्जाम फी की बात करें तो देखो, एग्जाम फी ST SC एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, EBC जिसको बोलते हैं, इनमें आपके जो फीस है वो है 250 रुपए। लेकिन उसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज है उसके अंदर आपके 500 रुपये फीस लगेगा। ठीक है ना। इसमें आपके 250 रुपये चार लगेंगे। ये आपको रिफंड हो जाएंगे 250 रुपये। यहाँ से जो 500 रुपये जो फीस है उसमें आपको 400 रुपये रिफंड होंगे। और ये रिफंड कब होंगे? जब आप एग्जाम में बैठेंगे, CBT 1 में बैठेंगे।
पेमेंट की बात करें तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसके अलावा अदर मोड नहीं है पेमेंट का। चलिए दोस्तों, हम एनेक्सर ए की बात कर लेते हैं, पोस्ट पैरामीटर्स की। जिसमें पहला अगर आप देखें हैं तो पहली पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जो लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 की पोस्ट है, पे ग्रेड 4600 का है। बेसिक पे इसका जो रहेगा आपका 44,900 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें C1 रहेगा, ठीक है ना। ये लोअर एज 20 है, अपर एज 43 है। उसके अलावा अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स द एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपके पास और देखिए, अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि अदर कोई इंस्टीट्यूट है जो कि रिकॉग्नाइज है इंडियन काउंसिल के द्वारा, नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, तो उससे आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्डियक टेक्नीशियन की, जिसमें लेवल 4 की ये वैकेंसी है। और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 है, ठीक है। अगर इसमें आपके सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 के साथ साइंस होना चाहिए, और साइंस ही नहीं, साथ में उसके साथ एक सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। अगर मान लो ये नहीं है आपके पास, तो उसके उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन कार्डियक लैब इन्वेस्टिगेशंस consisting of ECG, Holter and TMT, candidate trained in echocardiography is प्रीफेबल। यानी कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, किसके अंदर, कार्डियोलॉजी के अंदर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, लेवल 6 की ये पोस्ट है। और इसका जो पे ग्रेड है वो 4200 है, बेसिक पे 35,400 है। B1 स्टैंडर्ड इसका मेडिकल है, ठीक है ना। अगर इसमें डिग्री की बात करें तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है ना। क्लिनिकल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी दोनों में से कोई सी भी डिग्री है तो वो डिग्री चाहिए। अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो वो है ECG टेक्नीशियन, जो लेवल 4 की वैकेंसी है। इसका जो बेसिक पे आपका रहेगा वो रहेगा 25,500 रुपये। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रहेगा। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके पास 10+2 के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस से, ठीक है। उसके अलावा ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फील्ड वर्कर की, लेवल 2 की पोस्ट है। और बेसिक पे इसका रहेगा 19,900 रुपये, जो कि 1800 ग्रेड पे की ये पेज में मिलेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो C2 है, ठीक है ना। देखो इसमें देखिए, अगर बात करें तो अपन 10+2 होना चाहिए, और वो साइंस से जो 12th है ना उसके साइंस से होनी चाहिए। और वो साइंस में भी क्या होनी चाहिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करें हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की, तो लेवल 6 की पोस्ट है ये। 35,400 इसका बेसिक पे है, और 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, ठीक है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका C1 है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc, आप BSc के अंदर आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मान लो ये नहीं है तो आपके पास एक NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की लेवल 3 की पोस्ट है। बेसिक बेस का 21,700 रहेगा। B1 स्टैंडर्ड आपका इसमें मेडिकल है, ठीक है ना। और अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन देखो, आपके पास 12th इसमें एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें आपके पास मेडिकल में एक डिप्लोमा होना चाहिए, DMLT डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात कर लें परफ्यूशनिस्ट लेवल 6 की पोस्ट है। पे ग्रेड इसका 4200 है, बेसिक पे 35,400 है। B1 स्टैंडर्ड इसका मेडिकल है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके आपके पास BSc विद डिप्लोमा होना चाहिए, किसके अंदर, परफ्यूजन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर मान लो ये नहीं है आपके पास, तो आपके पास BSc होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्डियो पल्मनरी पंप टेक्नीशियन इन रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में बात कर लेते हो साइकोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट है, जो कि लेवल 6 की है। वही बेसिक पे इसका 35,400 है, और C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। अगर आपकी डिग्री की बात कर ले तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोथेरेपी के अंदर। उसके अलावा 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो लेवल 5 की पोस्ट है। 29,200 रुपये इसका बेसिक पे है। B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। 10+2 विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर, एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर, रेडियो डायग्नोसिस के अंदर, टेक्नोलॉजी, जो 2 साल का कोर्स होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना।
आगे नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की है, जो लेवल 5 की है। बेसिक पे इसका 29,200 है, और C2 इसका मेडिकल है। और ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें 10+2 के साथ आपके पास साइंस होनी चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर। अगर ये नहीं है तो उसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर। आगे अगर बात कर लेते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन की, तो लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 आपके पास इसका बेसिक पे मिलेगा, जो कि 4200 ग्रेड पे की है। B1 इसका मेडिकल है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसके अंदर, हीमियो डायलिसिस के अंदर। आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा आपको आपके पास होना चाहिए 2 साल का सर्टिफिकेटरी इन हाउस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर अगली पोस्ट की बात करते हैं तो ऑप्टोमेरिस्ट की है, जिस लेवल 4 की पोस्ट है। 25,500 बेसिक पे है। B1 स्टैंडर्ड इसका मेडिकल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास BSc होनी चाहिए, किसके अंदर, तो ऑप्टोमेट्री के अंदर होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की बात करें तो इस लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 इसमें आपका ग्रेड पे है। और सॉरी, बेसिक पे 35,400 है, ग्रेड पे 4200 है। B1 इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड है। बात करें आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा की, तो BSc होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री के साथ, या फिर माइक्रोबायोलॉजी के साथ, या लाइफ साइंस के साथ, या BSc विथ केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो डेंटल हाइजीनिस्ट की है, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। वही बेसिक पे 35,400 है। C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो साइंस बायो के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाइटिशियन लेवल 7 की बात कर लें तो लेवल 7 में आपका बेसिक पे जो रहेगा वो रहेगा 44,900, और ग्रेड पे 4600 है ही। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास BSc होनी चाहिए, और BSc के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डाइटिशियन का, ठीक है ना। अगर मान लो ये नहीं है तो आपके पास BSc होम साइंस से होनी चाहिए, प्लस MSc होम साइंस से होनी चाहिए। अगर केथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें, इस लेवल 6 की है, वही बेसिक पे इसका 35,400 है। B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। इसमें आपके पास BSc होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कार्डिक लैब का, ठीक है ना। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लेवल 6 की है, वही बेसिक पे इसका 35,400 है। C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें आपके पास 10+2 के साथ आपके पास साइंस साइंस से 10+2 होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपी है, जो लेवल 6 की है। बेसिक पे 35,400 है। B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। डिग्री की अगर बात कर लेते हैं तो आपके पास ऑडियोलॉजी के अंदर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ये किए हुए होने चाहिए, और RCI में आप रजिस्टर होने चाहिए। लास्ट पोस्ट है स्पीच थेरेपी थेरेपिस्ट की, लेवल 5 की पोस्ट है। 29,200 रुपये इसका बेसिक पे है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें आपके पास BSc के साथ स्पीच थेरेपी में डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यह है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑल 20 आपकी जो पोस्ट है इसके अंदर, उसके बारे में। नेक्स्ट एनेक्सर B देख लेते हैं अपन, जो कि रेलवे वाइज पोस्ट है आपकी। मैं डायरेक्ट इसमें आपको दिखा रहा हूँ टोटल पोस्ट कितनी है, फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कितनी कितनी और कौन कौन सी जोन से कितनी कितनी UR की, SC ST OBC की सीटें हैं, ठीक है ना। अभी अगर अपन देखते हैं तो देखिए, आपका RRB अहमदाबाद में 51 पोस्ट है टोटल। RRB प्रयागराज में तो आपकी टोटल 41 पोस्ट है। उसके अलावा RRB अजमेर में आप देखते हैं तो टोटल कितनी है, 34 पोस्ट है। RRB बेंगलोर से टोटल पोस्ट है 82। RRB भोपाल से टोटल पोस्ट है 41। और RRB बिलासपुर से देखें तो टोटल 48 पोस्ट है। RRB चंडीगढ़ से देखें तो टोटल 48 पोस्ट है। RRB चेन्नई से देखें तो टोटल 143 पोस्ट है। RRB गोरखपुर से देखें तो 83 है। RRB गुवाहाटी से देखें तो 95 है। और RRB जम्मू श्रीनगर से देखें तो 19 है। कोलकाता के अंदर है आपकी टोटल पोस्टें है 229। देखो यहाँ से चेन्नई से थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 229 है। चेन्नई में 143 थी, यहाँ पे 229 है। मालदा से अगर देखते हैं आप तो टोटल 32 पोस्ट है। मुंबई से देखते हैं तो टोटल 236 पोस्ट है। देखो मुंबई से और भी ज्यादा है, 229 पोस्ट थी कोलकाता से, और मुंबई से देख रहे हैं तो 236 पोस्ट है टोटल। मुजफ्फरपुर से देखते हैं तो टोटल है 16 पोस्ट। अगर पटना से देखें तो टोटल वैकेंसी है 35। रांची से देखें तो टोटल पोस्ट है 30। सिकंदराबाद से देखें तो टोटल पोस्ट है 79।
सिलीगुड़ी से देखें तो टोटल पोस्ट आपकी है 26। और ओवरऑल अगर आप पोस्ट देखते हैं तो देखो यूआर की है टोटल ओवरऑल जोन में है 686, एससी की है 202, एसटी की है 109, ओबीसी की है 269, ईडब्ल्यूएस की है 110 और टोटल पोस्ट हैं 1376। ये टोटल पोस्ट हो गई दोस्तों जोन वाइज। एस टी एस सी कैंडिडेट को आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा ओबीसी एनसीएल को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन जो यूआर और ईडब्ल्यूएस है उनको 3 साल का दिया जाएगा। और ओबीसी एनसीएल है उनको 6 साल का दिया जाएगा। और एक्स सर्विसमैन जो एस टी एस सी है उनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ईडब्ल्यूबीडी की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस को 10 साल का दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल को 13 साल का दिया जाएगा और एस टी एस सी को 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो ग्रुप सी में वर्क कर रहे हैं या पहले से ग्रुप डी में रेलवे में स्टाफ है वो 3 साल तक मिनिमम सर्विस करने के बाद में अगर वो लोग इसमें भरना चाहते हैं तो उनको भी एज रिलैक्सेशन है। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस में आपका 40 साल है। ओबीसी एनसीएल के अंदर आपको 43 एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एस टी एस सी को 45 ईयर्स का एज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट जो विधवा है या फिर जिनका डाइवोर्स हो गया है यूआर और ईडब्ल्यूएस के अंदर है उसमें 35 साल का है। ओबीसी एनसीएल में उसको 38 साल का दिया जाएगा और एसटीएससी को 40 साल का दिया जाएगा। ये दोस्तों एज रिलैक्सेशन है। अगर शॉर्टलाइज कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो आपको 1/1 के रेशियो में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि जितनी पोस्ट आपकी है उतने ही आप कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। एक सीबीटी होगा उसी के बेस पे मेरिट बनाई जाएगी और 1:1 के अनुपात में आपको बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की प्रत्येक मार्क्स के लिए। तो ये था दोस्तों आपका पैरामेडिकल का नोटिस है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।